ऑलराइट, सो बेसिकली जो हमने अब डिस्कस करना है टॉपिक वो है शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। तो मिड से पहले जो हमने जो अभी तक स्टडी की है वो हमने किसके मतलब स्टडी किया है, वो है लोड फ्लो एनालिसिस। और लोड फ्लो एनालिसिस के पर्पस क्या था और कुछ आइडिया आपको क्लियर हुआ है? थोड़ा सा रिकॉल करें, बताइए मुझे। जी हुज़ैफा और माज। सर 4 हमारे अननोन थे जिसमें वोल्टेज, करंट, पावर और उसका एंगल था, वो उससे हमने फाइंड आउट किया था। नहीं नहीं, वो तो आप प्रोसीजर बता रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मतलब स्टडी क्या थी उसके मुतालिक थोड़ा बताएं मुझे। पर्पस क्या था हमारा स्टडी का और उसमें हमने क्या अचीव किया। आपने नेटवर्क देखा है पाकिस्तान का, एनटीडीसी का नेटवर्क वगैरह आपने देखा है? जो आपको कोई आइडिया हुआ, क्लियर हुआ उस चीज़ का? जी सर, सारी जनरेटेड पावर वहाँ पे ट्रांसमिट होती है, फिर वहाँ से थ्रू आउट द कंट्री वो ट्रांसमिट होती है। नहीं, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, मैंने आपको अच्छा चले आप लोग ये देखें, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, पीडीएफ फाइल? यस सर। ठीक है, इसमें ये है कि ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क को उन्होंने ड्रॉ किया। इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें 500 केवी की जो सिंबल लेजेंड में जो एक्सप्लेन किया है कि एक तो अगर ब्लैक कलर होगा तो ये एग्जिस्टिंग, और अगर ग्रीन कलर की है तो वो आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो जो लाइन की थिकनेस आल्सो रिप्रेजेंट के उसका जो वोल्टेज लेवल क्या है। सो अगर बोल्ड कलर में है तो दैट इज़ 500 केवी, और अगर आपके पास a little bit थिनर है तो दैट गोज टू 220 केवी, एंड देन a little bit मोर थिनर है तो आपके पास 66 टू 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन आएगी। उसी के अलावा यहाँ पे बयान किया जाता है कि ग्रिड स्टेशन, ये ग्रिड स्टेशन क्या होता है? ग्रिड स्टेशन वो आपके पास पॉइंट है जहाँ पे आपके पास वोल्टेज लेवल्स जो हैं रिड्यूस होते हैं। ठीक है, 500 केवी से या बेसिकली चेंज होते हैं। दूसरा ये वो सब पॉइंट होता है जहाँ पे डिफरेंट बस बार्स या डिफरेंट केबल्स, यूँ कह लें कि डिफरेंट केबल्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने सिंबल्स दिए हैं, जो ग्रिड स्टेशन है अगर है तो दैट वुड बी अगेन विद द बोल्ड या मतलब बिगर सर्कल, दैट वुड बी 500 केवी, एंड you can keep going down so that would be 220 kV and 132 kV. फर्दर मोर इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है वो ये कि अगर हाइड्रोडायम्स इंस्टॉल है तो उसके पास जो रेक्टेंगल का सिंबल होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा दैट विल बी ट्राइंगल, और न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होगा दैट विल बी सिमिलर लाइक अ स्टार। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें कराची या हैदराबाद का रीजन में, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ आपके पास जो ये वाली लाइंस हैं दैट कुड बी 220 केवी, एंड आपके पास जो मेन ट्रांसमिशन लाइन जो हब है दैट वुड बी 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन। जो स्मॉल विलेजेस में फ्रॉम हाला रोड या हैदराबाद के रीजन से लाइंस ट्रांसफ़र हो रही हैं पावर में, उसमें आपके पास नॉर्मली 66 केवी या 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन इसमें होंगी। यहाँ पे आपके पास कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, so you can see that with the triangle symbols, and you have one nuclear power plant or Chashma 1 or 2, you can say that. So you have in the Karachi. Further on we can keep going up toward the Punjab region. So यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको हो रही है कि यहाँ कहाँ कहाँ आपकी ट्रांसमिशन लाइन 500 केवी की है और वो किस तरीके से डिफरेंट शहरों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें मुल्तान के रीजन में तो आपके पास मल्टीपल थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ओके, एंड वी हैव सम हाइड्रो पावर प्लांट्स ओवर हियर एट चश्मा as well as near something at this point near Sialkot and all this region। ठीक है, इसके अलावा
you can also see the detail diagram for the HESCO. ये वो ट्रांसमिशन सिस्टम है जो हैदराबाद और कराची के रीजन में आता है। कराची का रीजन तो इसमें नहीं है, लेकिन ये हैदराबाद जो उसको कंट्रोल करता है, हेस्को डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो लेजेंड एक्सप्लेन किए हैं, ऑब्वियसली विद द रेड लाइन इज 500 kV with the red color, and if you have a green color that is 220 kV and blue one is 132 kV and the yellow one is 66 kV. So यहाँ पे आप इस चीज को देखें कि ये जो आपके पास सब स्टेशन है, अगर आपने इसको लोड फ्लो एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो इन सब स्टेशन को जो सर्कल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं दैट रिप्रेजेंटेड एज द बस बार। ओके, और बस बार पे आपने क्या कैलकुलेट करना होता है, नॉर्मली आपने कैलकुलेट करना होता है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब वोल्टेज स्टेप डाउन भी हो सकते हैं या स्टेप अप भी हो सकते हैं। इस केस में either voltage are dropped or either voltage are increased. And then you have the transmission line, these lines. So how you going to model them into their system? You represent them with the cables or lines, overhead lines. इस सूरत में आपने इस पे डिटरमाइन करना है कि इसकी लोडिंग सिस्टम में क्या है। सेकंड स्टेप आपका इसमें ये होता है कि आपके पास लोड की डेफिनेशन, ठीक है। लोड डेफिनेशन यहाँ पे किस तरीके से होगी कि आप इंडिविजुअल जो आपके पास शहर है, क्योंकि यह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है तो उसमें आपको डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। तो यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट द होल सिटी लोड, मतलब उसका जितनी भी डिमांड है उसको आप एज अ लोड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें कुछ लाइंस डॉटेड लाइंस में, तो द डॉटेड लाइंस का मतलब ये होता है कि वी आर प्लानिंग टू रीइंफोर्स द सिस्टम। अगेन डिपेंड करता है ये अदर डेवलप हो चुका है या नहीं, तो इसके एग्जांपल्स हम यहाँ से दे सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 2013 का प्लान था हेस्को का और अप टू 2020, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दीज जो इन्होंने प्लान की थी ट्रांसमिशन लाइन दे हैव ऑलरेडी प्लान इट। तो अब जो स्टडी हमने परफॉर्म की है लोड फ्लो एनालिसिस, उसका मकसद ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस नेटवर्क and we have to analyze how the power flow work in this network, or do we need any improvement in the network or not. Okay, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। जी एहसान, एहसान जी, एनी क्वेश्चन यहाँ पे? मास, साकिब? क्लियर है सर ये? ठीक है, अच्छा अब इसको हम या तो जो मेथड्स मैंने आपको बताए थे क्लास में, जो गॉस सेडल मेथड या इम्पीडेंस मैट्रिक्स जो भी हमने, एडमिटेंस मैट्रिक्स जो भी हमने ड्रॉ किया था, उसके तौर पे पूरे के पूरे नेटवर्क को हम सॉल्व करें। लेकिन ऑब्वियसली यू कैन सी द हाउ मेनी ऑफ नंबर ऑफ बस बार दे हैव, so it is not possible easily to do the calculation analytically, so we have to use the algorithm. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मैट पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा उसको मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, और फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा कि आप एक नेटवर्क को, बिगर नेटवर्क को उसके ऊपर सिमुलेट करें। ठीक है, अदर वे अराउंड हमारे पास जो लैब में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज पावर फैक्ट्री, हम इसको पावर फैक्ट्री के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम सेम रिजल्ट्स जो हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने हेस्को का ही जो नेटवर्क है उसका पूरा का ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारे पास जो बस बार है, यहाँ देखिए मैंने इसको लेबल्स दिया है यहाँ पे कि शहर का नाम है मटली और डिग्री, ये बेसिकली सब स्टेशन जो हैं ये उनको रिप्रेजेंट करा, जो मेन डायग्राम मैंने आपको पीडीएफ फाइल उसमें दिखाई थी। तो उसके ऊपर हमारे पास केबल्स, ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन है, एंड वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लोड कनेक्टेड टू इट। So our main purpose is to calculate the load flow analysis. So if we calculate the load flow analysis for this network, so we get the voltage set point at the bus bar.
तो इसका जो रिजल्ट है ये रिप्रेजेंट हमें कर रहा है कि इस बस बार के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो दैट वुड बी 0.95 और 0.97 पर यूनिट, मींस ये 3% आपके जो रेटेड वैल्यू होगी उससे वो ड्रॉप करेगा। एंड सिमिलरली इफ वी गो फॉर द लाइन समथिंग ओवर हियर, तो लाइन ये है आपके पास कि क्या उस लाइन की लोडिंग 100% से ज़्यादा है कि नहीं है। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर ये 99.13 तो दिस इज क्वाइट क्लोज टू 100%, तो इसका मतलब ये है कि 100% से ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन, तो वो बर्न आउट होने के चांसेस हैं उसके। लोडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका वेरी सिंपल फार्मूला है कि एक्चुअल करंट कितना उसमें से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या है 0.31 किलो एम्स। ठीक है, इस बॉक्स में हमारे पास पहले एक्टिव पावर है, फिर एक्टिव पावर रिप्रेजेंट हो रही है, एंड देन वी हैव अ करंट द लास्ट वन। और फिर हमने ये डिटरमाइन करना है जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है या हमारा डिजाइन सिस्टम प्रोवाइड करता है कि इस केबल की रेटिंग क्या है करंट सप्लाई करने की। तो इस सूरत में हमारे पास जो करंट रेटिंग है वो यहाँ पे नजर आ रहा है ब्लू कलर में, दैट इज 0.313 किलो एम्प्स। ओके, तो actual current divided by this value multiplied by 100, then we get this loading. बाज दफा सिस्टम में सीवियर केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर हियर वी कैन सी कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं दैट इज अबाउट 0.89 ओवर हियर, 0.88 पर यूनिट। तो इस सूरत में हमने ये देखना होता है कि हम इस वोल्टेजेस को कैसे इम्प्रूव करें। तो लोड फ्लो रिजल्ट्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, देन वी हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑन इट। तो हम वोल्टेज इंप्रूव कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल अगर इस कैपेसिटर को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं यहाँ पे, तो आप ये देखिएगा जो नागर पार्कर के जो आपके पास बस बार है उसके ऊपर वोल्टेज अबाउट ड्रॉप हो जाते हैं 0.8 पर यूनिट के। सो इफ आई कनेक्ट द कैपेसिटर, so I can improve this voltages up to 0.95 per unit. You can still see this bus bar is at the lower terminal 0.88 because we have a larger length in this cable. तो केबल जो यहाँ पे है कनेक्टेड है उसकी लेंथ ज्यादा है, इस वजह से इवन इफ वी improve this voltage we cannot improve quite a lot over here. So let's say if we don't have this capacitor, तो यहाँ पे इस बस के जो वोल्टेज थे that was about 0.79, and if we connect this capacitor we can go up to 0.88, so almost 0.1 कितना आपके पास इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे 10%। तो आपने 10% इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, दैट इज करेक्ट जी। जी हुज़ैफा बताएं। यस सर। ओके, तो ये सिंपल आपको एक ओवरव्यू देना था कि अभी तक हमने जो स्टडी की है लोड फ्लो एनालिसिस उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ओके अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है लोड फ्लो एनालिसिस के बाद हमने परफॉर्म करनी होती है शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एनालिसिस? नॉर्मली जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो भी पावर सिस्टम प्लांट है उसको हम प्लान करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं या कमीशन करते हैं टू बी एबल टू ऑपरेट सेफली। ठीक है, सेफ उसके ऑपरेशन होना चाहिए। सेफ से मुराद यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी बताइए। इक्विपमेंट सर। इक्विपमेंट क्या सेफ और क्राइटेरिया क्या होगा? यानी कि उसकी लोडिंग ओवरलोड ना हो रहा हो। यस सर। ठीक है, अच्छा रिलायबिलिटी यानी उसमें रिलायबल हो, क्या किस सेंस में? सर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, दूसरा रिलायबल इस तरीके से कि उसकी जो मियाद है वो ज्यादा हो। ठीक है, थोड़ा और इसको नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन आपके पास आउट ऑफ सर्विस होती है फॉर एनी रीजन, फॉर मेंटेनेंस और व्हाटएवर, सो द लोड कैन आल्सो बी सप्लाई थ्रू अनदर रूट। ऐसे ही है? यस सर।
ठीक है, तो उसमें ये भी चीजें हम लोड फ्लो एनालिसिस के डाटा को यूज करके डिजाइन करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसमें, इकोनॉमिकल सप्लाई होनी चाहिए। इकोनॉमिकल के लिहाज से कि अगर लोड की बस बार के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब पावर फैक्टर लो है, तो आपके सिस्टम्स के लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप वहाँ पे कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करेंगे या उसके वोल्टेजेस को इम्प्रूव करेंगे समहाउ, सो दैट आपकी जो ओवरऑल ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकल हो, रिलायबल हो और सेफ हो। ठीक है, अच्छा, इसी तमाम चीज़ों को लोड फ्लो की एनालिसिस हमने ये देखा था कि हमारे पास एक गिवन लोड पे है, हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि फोर्सी फ्यूचर में अगर लोड फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर लोड हमारा चेंज होगा तो हमें नेटवर्क को कितना चेंज करना पड़ेगा, या हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है क्या एक्स्ट्रा लोड या फ्यूचर लोड को एनर्जी सप्लाई कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा, ये तो प्रोस्पेक्टिव हो गए आपके स्टडी स्टेट के। फिर आपका प्रोस्पेक्टिव आता है फॉल्ट के लिहाज से। फॉल्ट में क्या मतलब है कि आपका सिस्टम, अगर सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ जाए तो तब भी उसकी जो ऑपरेशन है आफ्टर फॉल्ट आइसोलेशन, या वो रीजन जिसको हम फॉल्ट के थ्रू उससे आइसोलेट कर दें, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है नेटवर्क का वो सक्सेसफुली ऑपरेट होता रहे। ठीक है, तो नॉर्मली जो फॉल्ट्स आपके पास अकर होते हैं वो आउटसाइड, जो सिस्टम से आउटसाइड जो चीज़ें हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि ओवर वोल्टेजेस अकर हो सकते हैं सिस्टम में बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्च, या आप यूं कह लें कि इंसोलेशन कंटेमिनेशन हो सकती है कि एनवायरनमेंट की वजह से वक्त के साथ साथ आपका कोई केबल है या ट्रांसफार्मर है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, या उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आ सकते हैं, जैसे कि आप ये कह लें कि केबल मतलब दरख्त अगर केबल के ऊपर गिर जाता है या कोई टावर को हिट करता है, टावर डैमेज हो जाता है, तो उसके ऊपर केबल्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फॉल्ट जिसको इसमें आ जाएगा, उस तरह से शॉर्ट सर्किट सिस्टम में अकर आ सकता है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा डायग्राम के लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सिंगल लाइन डायग्राम समथिंग लाइक दिस, we have a generator, we have some transformers, we have a cable, and we have some load. So let's say we have a fault का मतलब 3 फेज शॉर्ट सर्किट है। 3 फेज शॉर्ट सर्किट आगे जाके मैं डेफिनेशन दूंगा कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम बस बार में फॉल्ट आता है तो नॉर्मल जो आपके पास फॉल्ट करंट है या वो जो लिमिट होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे सोर्सेज कौन सी हैं, तो आपकी इस नेटवर्क के ऊपर जो मेन पाथ होगा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करने का, दैट वुड बी फ्रॉम दिस सोर्स टू लोड। और फिर डिपेंड करता है कि जो आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं सिस्टम के, उसके इम्पिडेंसेस क्या हैं। तो इसका अगर मैं इम्पिडेंस नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूं तो किस तरीके से बनेगा, ये एक हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स की इंटरनल इम्पिडेंस है, ये मैंने आपको नेटवर्क की इम्पिडेंस जब इम्पिडेंस मॉडलिंग बता रहा था, नेटवर्क मॉडलिंग, तो उसमें रिप्रेजेंट बताया था किस तरीके से सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस, we have a cable impedance, and then we have some load over here. So if the fault is here, so you have 3 impedances in series and we have the source voltage at this point. तो अगर हम इसमें amount of current calculate करें तो current would be equal to V over your voltage over Z. ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे जो Z है वो आपका टोटल इम्पिडेंस यहाँ पे आ जाएगी। So this is the second point. Here I mentioned the resulting short circuit current or fault current is determined by the internal voltage of the synchronous machine.
and by the system impedances between the machine voltage and the fault. उसके बाद ये बात बताइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारे पास जो नॉर्मल जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो नॉर्मली मच लार्जर होता है उसका मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास सिस्टम में थर्मल डैमेज अकर होते हैं इक्विपमेंट्स के अंदर। उसके साथ ना सिर्फ थर्मल डैमेजेस अकर होंगे, हमारे पास जो वाइंडिंग होगी मसलन जनरेटर के इंटरनल वाइंडिंग्स या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स जो भी है, और जो हमारे पास जो बस बार है उसके ऊपर हमारे पास मैकेनिकल डैमेजेस भी अकर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई मैग्नेटिक फोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट करंट, ठीक है। आपने ये लॉ तो पढ़ा होगा कि जब जितना भी करंट आपके पास वायर से फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगी, ठीक है। सो द लार्जर द अमाउंट ऑफ करंट द मोर द मैग्नेटिक फोर्स वुड बी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? जी बासिल बताएं अभी तक हमने क्या किया, डिस्कस क्या किया? सर मैंने बस अभी अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा कोप अप कर रहा हूँ विद द लेक्चर। चलो आप काफी देर से थे, मतलब अभी जो 2-3 बातें बताई वही बताओ मुझे। क्या इफेक्ट्स यूं बताएं शॉर्ट सर्किट करंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं, वापस बोलिएगा प्लीज। चलें कोई और बताए, मोहसिन मलिक। जी मोहसिन, मुझे लगता है ऑन करके सो गया है। सईद गिलानी, यस सर। बताइए हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, जी बताएं। केबल इम्पीडेंस पे और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। कौन सा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट से सिंक्रोनस जनरेटर का? यस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अब अगेन क्वेश्चन यहाँ पे जब आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो जाता है तो उस वक्त ऑब्वियसली वी नीड टू इंटरप्ट इट एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। तो नॉर्मली यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं या सर्किट ब्रेकर आप यूँ कह लें या उनको रिलेज कह लें, तो दे हैव टू ट्रिप विद इन सर्टेन मिनट ऑफ टाइम। जब भी आप प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बेस ऑन दिस शॉर्ट सर्किट करंट आप अपने प्रोटेक्शन डिवाइसेस को सेटिंग करते हैं, ट्यून करते हैं। ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम में कोर्स पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है 3S का, विशेष 3S। दिस मीन्स S इज सेफ्टी, this is first S, second S is speed, और थर्ड S is selectivity। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी शॉर्ट सर्किट करंट का हमारे पास मैग्नीट्यूड whatever the magnitude it is, तो we if you want to protect the system तो उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, जल्द से जल्द वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। जैसे ही फॉल्ट आए उसको डिटेक्ट करे, उसको आइडेंटिफाई करे कि किस लोकेशन के ऊपर है और अप्रोप्रिएट ब्रेकर को ट्रिप करे एज फास्ट एज पॉसिबल। सेफ्टी का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन सिस्टम मस्ट ऑपरेट, मतलब फॉल्ट आए तो वो उस फॉल्ट को आइसोलेट करे, ये ना हो कि वो माल फंक्शन कर दे। अगर एक भी इक्विपमेंट जो है वो माल फंक्शन होता है तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैकअप ऑफ इट, ठीक है। और एक चीज है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि जोन से ब्रेकर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रिप करने की, सिर्फ वो हो ना कि
कोई एक्स्ट्रा जो ब्रेकर है वो उसको ट्रिप करके आपकी लोड शेडिंग को इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपके पास हाई वोल्टेज सिस्टम यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम 800 kV 500 kV सिस्टम है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि वो जो फॉल्ट को क्लियर करे 3 सेकंड्स के अंदर। 3 साइकिल्स का मतलब क्या है? 3 सेकंड नहीं, यहाँ पे साइकिल्स है कि साइकिल्स का मतलब क्या है? अगर 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो इसका एक साइकिल क्या होगा? 20 मिली सेकेंड का होगा। तो 3 साइकिल्स में करे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है दे मस्ट बी एबल टू ऑपरेट विद इन 60 मिली सेकेंड। So this is the speed. It has to operate that fast. अगर लो वोल्टेज सिस्टम है तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, दैट इज बिटवीन 5 to 20 साइकिल। ठीक है, तो अगर 5 साइकिल को ले तो 5 दूनी 10, इसका मतलब है 100 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर लो वोल्टेज सिस्टम जो है उसको ट्रिप कर देना चाहिए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सेफ्टी या सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो स्पीड की बात हो गई। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सिस्टम समथिंग लाइक दिस, वी हैव अ ग्रिड, सम जनरेटर, we have transformer, and we have transmission line with load, as well as we have another transmission line over here. चलिए, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके नज़दीक यहाँ पे प्रोटेक्शन जो ब्रेकर्स हैं वो किधर किधर कनेक्ट होने चाहिए। कंसीडरिंग, या सिस्टम डिजाइन की बात करें, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, considering the possibility of occurring the fault at different location within this network, can you identify that where there should be a circuit breaker? सर और ट्रांसमिशन मुझे पॉइंट बताएं, मैं आप बस बार नंबर 1 कह रहा हूँ, बस बार नंबर 2 है, और ये बस बार नंबर 3 है। सर बस बार नंबर 1, बस बार 1 में किस जगह पे? यहाँ पे कि यहाँ पे? और वो किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा? दे दे, कोई आइडिया दे दे मुझे। सर सोर्स को प्रोटेक्ट करेगा। लगाना किस जगह है? सर V1 से पहले। एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट? एट दिस सर जो ट्रांसफार्मर से पहले वाला पॉइंट। यार आपका माइक सही नहीं है यार, माइक थोड़ा सही करो, तो आ रही है जी। रोहान आलम साहब बताइए। जी, मौसम मलिक साहब जाग गए हैं कि अभी तक सो रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, इसमें अगर मैं प्रोटेक्शन के लिहाज से बात करूं तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लोड बस के लिहाज से। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वन अकर कैन कम के फॉल्ट आपके पास जो है बस बार के ऊपर आ सकता है, तो वी हैव टू हैव अ ब्रेकर ओवर दिस पॉइंट। ठीक है, सेकंड, अगर हमारे पास फॉल्ट आता है केबल के ऊपर, सो वी हैव टू ऑपरेट दिस ब्रेकर एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रेकर को ट्रिप करेंगे तो ये जो लाइन है, अगर यहाँ पे भी हमारे पास लोड कनेक्टेड है तो वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है ब्रेकर की? ये वाला ब्रेकर जो है, दिस मस्ट बी एबल टू ट्रिप इफ देयर इज अ फॉल्ट एट द केबल, ताकि हम इस केबल को एनर्जाइज रख सकें थ्रू दिस बस बार। तो इस चीज को हम कहते हैं सिलेक्टिविटी, कि सिर्फ वो ब्रेकर ऑपरेट हो जिसका मेन पर्पज है। ओके, बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर बस बार के ऊपर फॉल्ट आएगा देन ऑब्वियसली हमारे पास जो मेन पाथ है करंट का फ्लो होने का वो ये सोर्स है, तो वी हैव टू ट्रिप दिस ब्रेकर, and same keep going. If we have a transformer then we have to break this point, and if we have
the fault at this bus bar, then we have to have a breaker at this point. Similarly, we have the breaker on these two end of the cable as well. तो इसमें ये चीजें हम डिस्कस करते हैं कि ये सिलेक्टिविटी के लिहाज से आता है कि कौन सा ब्रेकर किस फॉल्ट के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है सेफ्टी का। सेफ्टी में कॉन्सेप्ट आता है बैकअप का। बैकअप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे केबल के ऊपर हमारे पास फॉल्ट आया है, तो मेन पर्पस है कि ये जो ब्रेकर है ये ट्रिप करे। फॉर सम रीज़न आपका ये जो ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं करता, माल फंक्शन हो जाता है, ऑपरेशन पॉइंट जो है मतलब सिग्नल्स नहीं आते। सो इन द बैकअप प्रोटेक्शन में आपके पास इस ब्रेकर को ऑपरेट करना चाहिए इफ इट डिटेक्ट कि हमारे पास जो मेन ब्रेकर है वो माल फंक्शन हो गया। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द इक्विपमेंट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर जब ये ब्रेकर ट्रिप करेगा तो उस सूरत में हमारे पास ये जो बस बार है वो एडिशनली ट्रिप हो रही है, बट सिंस आवर प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो माल फंक्शन हुआ है, तो वी हैव टू सेव द जनरेटर एंड द ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे नेटवर्क के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा सेवियर फॉल्ट करंट प्रोड्यूस हो सकता है। सर आफ्टर ट्रांसफार्मर, मतलब बस बार नंबर 1, 2, 3 और 4, वेयर व्हाट डू यू थिंक? बस बार 2। आपके नजदीक यहाँ पे सिवियर फॉल्ट आएगा? ऐसे ट्रांसफार्मर की वजह से सीवियर फॉल्ट आ सकते हैं। सर बस बार 1 पे। बस बार 1 पे क्यों? बस बार 1 पे क्यों? सर वोल्टेज लेवल वहाँ पे कम होगा तो करंट लेवल ज्यादा होगा। सॉरी दोबारा बताइए, आवाज समझ नहीं आई। सर वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर से पहले कम होंगे तो वहाँ पर करंट लेवल ज्यादा हो जाएगा। दिस इज नॉट द रीजन, बिकॉज वोल्टेज हायर होगा तो करंट भी तो हायर आ सकता है। Yes, the severe fault will be on bus bar number 1, but not because of that, but because of the impedance. अगर आप पर यूनिट सिस्टम में बात करते हैं या सिस्टम जो भी आप अगर बात करें, करंट की वैल्यू है वोल्टेज ओवर जेड। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, जब बस बार 3 के ऊपर फॉल्ट है तो इसमें जो सीरीज में जो इम्पिडेंस आ रही है वो लाइन की आ रही है, ट्रांसफार्मर की आ रही है और इंटरनल जनरेटर की आ रही है, तो जेड की वैल्यू अ लिटिल बिट हायर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट कम होगा। लेकिन अगर बस बार नंबर 1 पे होगा तो इसकी जो इम्पिडेंस है सोर्स और फॉल्ट के दरमियान वो सिर्फ जनरेटर की इम्पिडेंस है, तो उसकी इम्पिडेंस कम होगी, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट बहुत हायर होगा। ओके, तो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर हायर करंट होगा तो हमें उसकी जो प्रोटेक्शन भी है उसके मुताबिक करनी पड़ेगी। सर्किट ब्रेकर हायर करंट के लिए होगा, ट्रिप करने के लिए, वो तमाम चीजें। तो अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट समझ आ गए कि 3S का मतलब क्या है, स्पीड, सिलेक्टिविटी और सेफ्टी। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हमें मेन पर्पस समझ आ गया, व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, व्हाई वी हैव टू परफॉर्म इट। तो इसमें हमारे पास यही है मेन के शॉर्ट सर्किट करंट हमने आइडेंटिफाई करना है फॉर साइजिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जिसमें आपके पास केबल्स की साइजिंग भी आ जाती है, प्रोटेक्शन की कोऑर्डिनेशन के प्रोटेक्शन जो आपने डिवाइसेस रिलेज वगैरह जो भी कनेक्ट करना है उसको हमने कैसे सेट करना है, ये डिज़ाइन करना है, और उसको डिटरमाइन ये करना है कि द मीन रिक्वायर्ड क्या है, तो प्रोटेक्शन लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी जो भी हमने उसके डिफाइन करनी है प्रोटेक्शन की। ठीक है, नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड्स या जो भी मेथड्स हम उसको फॉलो अप करते हैं वो हम आईसी स्टैंडर्ड है 60909, जो कि आईसी का स्टैंड करता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन,
स्टैंडर्ड्स हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बोथ रेडियल एंड मैश नेटवर्क एंड फ्रॉम लो टू हाई वोल्टेज नेटवर्क के दरमियान इन्होंने स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, चले अभी आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, इसको हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अभी हम इसमें जो असाइनमेंट नंबर 2 और 3 जो मैं आपको दूंगा, उसमें हमने ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको यूज करके एक तो लोड फ्लो एनालिसिस हमने परफॉर्म करनी है, और दूसरे में असाइनमेंट्स में हम शॉर्ट सर्किट एनालिसिस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस हम यूज करेंगे मैट पावर फॉर मैटलैब। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स का ओवरव्यू दूंगा और उसके बताऊंगा सॉफ्टवेयर वगैरह कौन सा इस्तेमाल करना है। उस नेटवर्क में हम कोई बिगर नेटवर्क लेंगे, मींस वी विल यूज सीग्रा स्टैंडर्ड नेटवर्क। जो स्टैंडर्ड नेटवर्क है परहैप्स उसमें 22 या उससे ज़्यादा की बस बार्स हैं, उसको हम मॉडल करेंगे, या आप मॉडल कीजिएगा एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट। और फिर उसमें जो एनालिसिस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनको आपने एड्रेस करना। उसमें क्वेश्चन ऐसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको शुरू में लेक्चर किया एक्सप्लेन किया कि लोडिंग कितनी है, वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं, या कौन सी ओवरलोड हो रही है, कौन सी क्रिटिकल बस बार है। तो वो तमाम चीज़ें आप उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा असाइनमेंट होगा उसमें हम पांडा पावर इस्तेमाल करेंगे। पांडा पावर में दोनों कैलकुलेशन हो सकती हैं, लोड फ्लो कैलकुलेशन भी हो सकती हैं और शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन भी हो सकती हैं। सो यू विल मॉडल द नेटवर्क इन पांडा पावर टू फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों ओपन सोर्स हैं तो वो नेट पे इजीली अवेलेबल होंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा लेट्स अज्यूम अगर यूनिवर्सिटी रिज्यूम होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास में मतलब क्लास पीरियड में हम पावर फैक्ट्री सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, ताकि कुछ आइडिया हो कि पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस के लिए या शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलें बताएं, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसमें। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर, थैंक यू। चलें ठीक है, फिर आपकी क्लास एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।